नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर सुल्तानपुर से है, जहां कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में आज सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई किसी कारणवश टल गई। क्या कारण है सुनवाई टल गई, क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 12 तारीख नियत की गई थी। आपको बता दें 26 जुलाई को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया था। उसके बाद विरोधी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था, जिसमें जज ने समय देते हुए आज 12 अगस्त की डेट नियत की थी। आपको बता दें आज 12 अगस्त है और आज जज के अवकाश के चलते कोई सुनवाई नहीं हुई और आगामी डेट 23 अगस्त लगा दी गई है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दाखिल की है। क्या कुछ है याचिका में, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। मुख्यमंत्री लगातार कहीं ना कहीं सीबीआई को चैलेंज करते जा रहे हैं। भाई बताते हैं हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनकी जो बेल थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से फिर हाई कोर्ट को चैलेंज किया गया। कहा गया है कि लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की कुछ गिरफ्तार की थी वो गैर कानूनी। वही उनका वकील सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लगातार उस वक्त गिरफ्तार किया जिस वक्त ईडी ने की गिरफ्तारी को लेकर के वहां पर उनको बेल दी गई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक उनको बेल नहीं मिल पा रही है। लगातार कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने साफ कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हमें मेल भेजिए, उसके बाद हम आपकी विचार को सोचेंगे, लेकिन लगातार कहीं ना सवाल खड़ा होता है आखिरकार अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे, आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि राजनीति को लेकर के कई ऐसे टेप सामने आए हैं जिसमें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत सामने आए थे। वहीं हाईकोर्ट ने भी एक सीबीआई को नोटिस जारी किया था कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है, तो सीबीआई ने उनको लेकर के पूरे सबूत हाईकोर्ट में पेश किए। उसके बाद उनकी जो बेल थी रिजेक्ट की गई। आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जमानत क्यों नहीं हो रही है, जबकि मनीष सिसोदिया को बेल दी गई है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में बीजेपी ने वहां पर 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी है। और इस तिरंगा यात्रा में क्या कुछ तैयारी की गई है, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। बीजेपी का उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ सभी देशवासी मना रहे हो, तो हर घर पर तिरंगा फहराना होना चाहिए। और उसके लिए बीजेपी ने बाकायदा एक पूरा अभियान यहाँ पर शुरू करा है। यानी हर वार्ड स्तर पर इस अभियान को चलाने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जगह जगह बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकल रही है। देहरादून में जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इस समय तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जो लक्ष्य चुना है 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने का, वो भी पूरा होगा। लोगों को एकजुट होने, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद दिलाने और उनसे प्रेरणा लेने का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। लगातार इस अभियान को सफल करने की जो जिम्मेदारी है तो बीजेपी के नेता भरपूर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वयं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय सरकार के कैबिनेट मंत्री या फिर पार्टी के जो पदाधिकारी है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लोगों को एकजुट होने, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए अपील करते नजर आ रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि इस बार बीजेपी ने इस अभियान के माध्यम से पार्टी संगठन को और मजबूत करने और पार्टी की रीति नीतियों को जोड़ने का काम, जनता तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। कैमरामैन नथुरा का अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पर हमीरपुर में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया है, लेकिन क्यों, वजह क्या है इसके पीछे, बता रहे हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता। हिंदू युवा संगठन ने भारी प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग की है कि जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसी को लेकर आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इसके बाद जो बांग्लादेश में मुसलमानों द्वारा जो हिंदुओं के साथ बदसलूकी की जा रही है और उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसी को लेकर आज हिंदू संगठन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा गया है। और उन्होंने मांग की जो हिंदू है यहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और इसके बाद जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मांग भी की है। इंडिया वाइज से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर।
तो वहीं कोलकाता में जो घटना घटी है उसको लेकर वहां के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने क्या कुछ मांग की है, क्या कुछ डिमांड है डॉक्टरों की, इस खबर पर विस्तार पूर्वक बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। के KGMU हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में डॉक्टर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें ये पूरा मामला कलकत्ता से जुड़ा है, जहां पे एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। उसको लेके यहाँ पे प्रदेश भर में तकरीबन 4000 डॉक्टर जो इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है उस पूरे मामले में हीला हवाली सरकार कर रही है, उस मामले को लेकर गंभीरता नहीं बरत रही है, जिसको लेके राजधानी लखनऊ के अन्य मेडिकल कॉलेजेस में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी जो सुरक्षा है, डॉक्टरों की जो सुरक्षा है, उसको लेके मांग की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेके आवाज उठा चुके हैं। फिलहाल इस घटना के बाद ये आवाज तेज होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन लोगों ने मिलकर ये विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां हैं वी वांट जस्टिस की और हाथों में काला फीता बांध के इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन में बताया जा रहा है कि जो MBBS के स्टूडेंट हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में जो सरकार को लेके नाराजगी दिखाई दे रही है वो साफ जाहिर हो रही है। जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो घटना हुई है, पश्चिम बंगाल की सरकार को लेके डॉक्टरों में साफ तौर से नाराजगी दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से घटना हुई है उस तरह से जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल जो नाराजगी है वो तो जाहिर है प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं और हाथों में काला बैंड है। फिलहाल बताया जा रहा है आज शाम में प्रशासनिक भवन पे भी डॉक्टर जाके वहां पे प्रदर्शन करेंगे और रात में कैंडल मार्च निकाल के अपना प्रदर्शन जाहिर करेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार जो प्रदेश भर के 4000 डॉक्टर इस प्रदर्शन में शामिल हैं, उनको लेके सरकार किस तरह से गंभीर होती है और आगे किस तरह जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करती है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। तो रिपोर्टर लाइव में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान के जयपुर शहर से वहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। स्थितियां पूरी तरीके से खराब हो गई हैं। सड़कें, तालाबें और नदी में पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, पूरी तरीके से परिवर्तित हो गए। फिलहाल वहां की क्या तस्वीर है, क्या खबर है, बता रहे हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी। में लगातार इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते अब हाल बेहाल हो चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बात जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर की करे तो लगातार क्षेत्र में हो रही बारिश अब काल का ग्रास बन गई है। जहां राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और इसे लेकर प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की लापरवाही का ये नतीजा रहा है, जहां पर इतने लोगों ने जान गंवा दी। लेकिन प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहेगा। जयपुर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, सड़कें लबालब है। राजस्थान के तमाम बांधों में पानी की लगातार आवक जारी है। क्षेत्र में प्रशासन और सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही स्कूलों के साथ साथ क्षेत्र में लगातार जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनको भी बंद किया गया है और ज्यादातर हिदायत दी जा रही है कि किसी भी काम के लिए बचे और अपने घर पर रहे और सुरक्षित रहे। प्रशासन को लेकर लगातार कोशिशें की गई, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी लोगों से अपील की है कि इस बारिश के मौसम में खुद को बचाए रखे। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। तो वहीं आगरा में फैक्ट्री संचालक की हत्या हो जाने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है और पुलिस लगातार इस पर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची और पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जीशान। कंदरा क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री में लहू लुहान सब मिला। इसकी जानकारी जहां फैक्ट्री में लोग काम करते थे, कारीगर थे, उनको जानकारी लगी। उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस पूरे मामले पर डीसीपी सिटी सूरज राय का कहना है मामले की जाँच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि
कि जो राजीव गुप्ता फैक्ट्री संचालक है उसकी पार्टनर के साथ विवाद की बात सामने आई है, लेकिन आगरा पुलिस का कहना है जल्द ही जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो रिपोर्टर लाइव में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में वहां पर रायपुर में खाद्य विभाग की लगातार शिकायत आ रही है, कभी तो कार्यशैली को लेकर, कभी कार्यप्रणाली को लेकर, लेकिन लगातार शिकायत क्यों आ रही, पूरा मामला क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। के पेट पर डाका। जी हाँ, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना खाद्यान्न योजना, जो गरीबों को निःशुल्क चावल वितरित किया जाता है, उस पर अब डाका पड़ने लगा है। दरअसल बिलासपुर से मुंगेली की तरफ जा रही ट्रकों को रोककर चावल की चोरी करते हुए आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न विभाग पर सवाल उठना भी अब लाजमी हो गया है। ये तो सिस्टम की लापरवाही भी कहा जा सकता है। जी हाँ, दरअसल छत्तीसगढ़ में चावल से लदी ट्रक जो गरीबों को वितरित करने के लिए पीडीएस चावल लेके ट्रकें जा रही थी, उसको बीच सड़क पर रोककर चावल की चोरी करते हुए वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। अब खाद्यान्न विभाग के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। यहाँ तक प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना खाद्यान्न योजना जो पूरे देश में संचालित हो रही है, अब उस पर भी डाका पड़ने लगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में धर्मांतरण गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है, और क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे होता था धर्मांतरण, इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक गहराई से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख। एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के गांव खडौली में एक मकान में भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसमें हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आपको बता दें, इसमें मुख्य आरोपी रवि पास्टर जो अभी फरार चल रहा है। मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा ने संज्ञान लेते हुए 7 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है, जिसके लिए रवि पास्टर जब से फरार चल रहा है, उसके लिए टीम भी गठित की गई है। आपको बता दें, रवि पास्टर मुख्य रूप से सहारनपुर का निवासी है और वो फरार चल रहा है, जिसको लेकर के यहाँ हिंदूवादी नेताओं ने भी विरोध जाहिर किया है। लगातार विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। आपको बता दें, उसी मकान में ईसाई धर्म की कई सामग्री भी भारी मात्रा में बरामद हुई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। तो अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर रायबरेली में कोचिंग सेंटर में करंट लगने की वजह से एक छात्र की मौत हो गई। उसकी चपेट में आने की वजह से एक छात्र की मौत हो गई। और क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। छात्र की हुई मौत के मामले में रायबरेली पुलिस के द्वारा एक कदम उठाया गया है। गृहस्वामी और कोचिंग संचालक के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि जिस तरह से रायबरेली में गैर मानक विहीन कोचिंग संचालित हो रही थी और 33,000 बोर्ड की लाइन कोचिंग के ऊपर से गई हुई थी और छात्र निशांत कल उसी छत पे चढ़ गया और वो 33,000 बोल्ट के करंट के चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। उसी मामले में रायबरेली पुलिस के द्वारा कदम उठाते हुए एक मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से दिल्ली में कोचिंग में मामला सामने आने के बाद ये निर्देश जारी किया गया था उत्तर प्रदेश में भी कि कहीं मानक विहीन कोचिंग न संचालित हो, और अगर कहीं पे मानक विहीन कोचिंग संचालित होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किया जाए। लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो रायबरेली पुलिस प्रशासन है और जो स्थानीय प्रशासन है उसके पोल खुलते हुए नजर आए जब निशांत की हत्या हुई और परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि मानक विहीन रूप से ये कोचिंग संचालित हो रही है और इसमें ये घटना हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में रोष भी देखने को मिला और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भी आक्रोश व्याप्त रहा। बता दें कि और भी रायबरेली जिले में मानक विहीन कोचिंग संचालित हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो मानक विहीन कोचिंग संचालित हो रही है क्या उस पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी या ऐसे ही छात्र उस पर शिकार होते रहेंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, राय।
तो वहीं से कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में आज प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। क्या कुछ कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे विवाद में, पूरे मामले में, बता रहे हमारे सहयोगी सोएब रिजवी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की जो ट्रायल है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज शुरू हो चुका है। दरअसल पिछली तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पे जो इसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया गया था उस पर अपना फैसला सुनाते हुए इसे सुनने योग्य मानना था और आज बाकायदा जो अलग अलग 18 याचिकाएं थी उस पर ट्रायल शुरू कर दिया गया है। आज हालांकि जो इस पूरे मामले में वाद के बिंदु हैं वो तय किए गए। हिंदू पक्ष की तरफ से वाद के बिंदु जो है कोर्ट को बताए। इसी तरह से मुस्लिम पक्ष ने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि क्योंकि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका है तो उसको तब तक ना सुना जाए। तो कह सकते हैं कि हालांकि दोनों पक्षों की अपनी अपनी बात सुनने के बाद कोर्ट अब इस पूरे मामले पर उसने एक तरह से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। चूँकि ये ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो आज से ज़रूर शुरू हो गई है। अब आगे इस पूरे मामले में किस तरह से सुनवाई होगी, किस तरह से जो बिंदुवार तय होंगे, क्योंकि ये 18 याचिकाएं हैं, इसमें अलग अलग याचिकाओं की तरफ से अलग अलग वकील भी हैं। कुछ याचिका के वकील ने आज अपनी बातें रखी हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अपनी बातें रखी गई हैं। अब आने वाले दिनों में इस पर इस ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी और इस जो एक तरह से मथुरा का ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट में एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई की प्रक्रिया में शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इस पर अलग अलग तारीखों में अपने अपने दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष रखेंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वाइड, प्रयागराज। तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समीक्षा बैठक की है। क्या कुछ हुआ है इस समीक्षा बैठक में, क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। लोकसभा चुनाव के बाद सुभाषपा की हुई अहम बैठक में एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और उनकी ताजपोशी की गई। साथ ही साथ पार्टी की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। वहीं सबसे अहम बात यह है कि अब सुभाषपा का चुनाव चिन्ह छड़ी की बजाय चाबी होगा, क्योंकि कहीं न कहीं कंफ्यूजन के चलते घोसी लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हार का सामना करना पड़ा। वहीं आज हुई इस अहम बैठक में ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में यूपी में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव को लेकर भी मंत्रणा हुई। बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी की कार्यकारिणी पूरी तरह से भंग कर दिया था। इसके पीछे यहाँ कहा गया कि अपेक्षित परिणाम न आने की वजह से प्रदेश की सभी इकाइयाँ भंग कर दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने सांसदी का चुनाव लड़ा था, जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। इससे भी कहीं न कहीं खिन्न होकर पार्टी की इकाई भंग करने का निर्णय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लिया था। आज तो वहीं समाजवादी पार्टी के एक और नेता का नाम दुष्कर्म के मामले में सामने आया है। तो कौन है ये नेता और क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। यूपी के अयोध्या के बाद कन्नौज से सपा नेता को रेप के प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। सपा नेता नौकरी दिलाने के बहाने नाबालिग से रेप करने की कोशिश कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। नवाब सिंह यादव डिम्पल यादव का पीआरओ भी रह चुका है। इससे कहीं न कहीं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी खिरती नजर आ रही है। बता दें कि बीते दिनों रामनगरी अयोध्या में किशोरी से गैंग रेप हुआ था, जिसमें सपा नेता मोहित गिरफ्तार हुआ। इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लेते हुए मोहित के आशियाने पर बुलडोजर भी चलवाया था। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं से पूरी तरह घिरते नजर आ रहे थे। नेताओं ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और यह भी कहा था कि सपा दुराचारियों
को संरक्षण देती है। अब एक और नया मामला सामने आया है, वह भी सपा के गढ़ कन्नौज से, जहां पर नवाब सिंह यादव को कन्नौज पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप है कि। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायबरेली से है और यह खबर बहुत ही अजीबोगरीब है, जहां पर पुलिस ने एक पूरे मामले में खुलासा किया, लेकिन अब पुलिस का यह खुलासा फर्जी हो गया है और पुलिस के खुलासे में भी एक खुलासा हुआ है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली पुलिस का एक फर्जी गुडवर्क का मामला सामने आया है। बता दें कि फर्जी गुडवर्क की पोल तब खुली जब 4 लोगों को रायबरेली पुलिस ने हिरासत में लिया और उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई। बता दें कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र के एक गाड़ी के शोरूम में चोरी हुई थी, जिसके आरोप में लकड़ी के व्यवसायियों को रायबरेली पुलिस के द्वारा सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक आरा मशीन से गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी हरचंदपुर थाना क्षेत्र से दिखाई गई, जहां सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पुलिस विभाग में हड़कंप का माहौल भी देखने को मिला। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि जो उनके परिजन है वो लकड़ी का व्यवसाय करते थे, रायबरेली से लखनऊ लकड़ी ले जाते थे और बेचते थे। ऐसा कई वर्षों से उनका व्यापार चल रहा है, जिसमें देखा गया कि जो रायबरेली एसओजी पुलिस है और हरचंदपुर थाना क्षेत्र की पुलिस है, उसने सलोन थाने में आकर एक आरा मशीन से लकड़ी व्यवसायियों को गिरफ्तार किया और उनको उसी चोरी के मामले में जेल भेज दिया। बता दें कि एक ऐसा ही मामला रायबरेली में पहले भी आया है, जब एक छात्र को रायबरेली पुलिस के द्वारा फर्जी कूटरचित तरीके से चोरी में जेल भेजा गया था। और तो रिपोर्टर लाइव में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर संभल से है, जहां संभल में कांग्रेस के नेता पर हमला हुआ है और किसने किया हमला, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी राजू। बताते चलें, आज कांग्रेसी नेता और उसके बेटे पर हमला हुआ है। ये बताया जा रहा है दोनों की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है। पूरा मामला जनपद संभल का है, संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के बाजार का है, जहां पर कांग्रेस नेता और उसके बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है और ये बताया 53 से उसके ऊपर हमला किया गया है। 8 से 10 लोगों ने हमला किया जा रहा है। वो दुकान पर बैठा था। ये बताया जा रहा है कि उनके मकान को लेकर के, जीने को लेकर के ये विवाद हुआ है। उनके किराएदार ने ये विवाद बताया जा रहा है। इसी को लेकर के जब आपस में कुछ विवाद हुआ, कैसुनी हुई जीने को लेकर के, लेकिन मामला तूल पकड़ता गया और वहाँ पर 8-10 लोग आ गए जो कांग्रेस नेता हैं, महासचिव बताए जा रहे हैं, और उनका बेटा, उन पर जो है जानलेवा हमला हुआ और हमले में दोनों बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत एक ही गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस ने काफ़ी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घर वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कुछ लोगों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से बात की जाए, जनपद संबंध में धारदार हथियार से हमला हुआ है, कांग्रेस नेता पर हमला के मामले में जो है ये बताया जा रहा है कि कई लोग पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इस देखना होगा कब तक गिरफ्तारी होगी। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो वहीं फतेहपुर में बांग्लादेश में हो रहे भीषण विध्वंस को लेकर हिंदू संगठनों ने यहां पर प्रदर्शन किया है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी भीमशंकर। फतेहपुर जिले में हिंदू संगठनों ने आज बांग्लादेश में हुए नरसंहार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, वहीं प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका। अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुओं के नरसंहार को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाकर इसे नियोजित नरसंहार घोषित करवाए जाने की मांग की। भारत सरकार सांसदों का प्रतिनिधिमंडल तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश के हिंसा क्षेत्रों का दौरा करे और हिंदुओं के साथ हुए आर्थिक नुकसान का आकलन कर संसद में रिपोर्ट प्रेषित करने की मांग की। तोड़े गए हिंदू देवी देवताओं के स्थल की स्थापना कराते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था कराकर हिंदुओं को सौंपा जाए। आपको बताते चले, आज हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। इंडिया वॉइस के लिए कैमरामैन मोहित के साथ भीमशंकर की रिपोर्ट। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।